हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 10th विषय सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर नंबर 2 आज के सेशन के अंदर हम हल करने वाले हैं। इससे पहले हमने मॉडल पेपर नंबर पहला है हल करवा दिया है, वह अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिए। साथियों, इसकी जो संपूर्ण पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएससी क्लास 6 से 12th के अंदर है, वो भेज दी जाएगी। उसका लिंक है और डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसे आप ज्वाइन जरूर करना। ठीक है साथियों, इसी के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है साथियों, तो बिना समय गंवाए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखना है। पहला प्रश्न है, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आपको लिखना है जनवरी 1921 के अंदर है वो असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। दूसरा सवाल है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व है वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आगे सवाल संख्या 3 है हमारा, आधुनिक काल से पहले विश्व के विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने वाले मार्ग थे, उसे क्या कहा जाता था? तो उन्हें साथियों रेशम मार्ग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रेशम मार्ग है वो कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है सवाल संख्या 4, लौह इस्पात उद्योग है। तो लौह इस्पात उद्योग है आधार उद्योग है। क्या है? आधारभूत उद्योग है। कैसे उद्योग है? आधारभूत उद्योग है। पांचवा सवाल है, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र छपी थी, ये कब छपती है? तो जापान की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम डायमंड सूत्र है और ये 868 ईस्वी के अंदर ये छपती है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है सवाल संख्या 6 हमारा, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण तथा उन्हें मान्यता प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? इंपॉर्टेंट साथियों प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण तथा उन्हें मान्यता प्रदान करने वाली संस्था का नाम क्या है? भारतीय निर्वाचन आयोग है। क्या है? भारतीय निर्वाचन आयोग। अगला सवाल संख्या 7 है, समकालीन विश्व में शासन का वह प्रमुख रूप कौन सा है जिसका दूसरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है? तो इसका सही आंसर लोकतंत्र है, वह रूप है जिसका कोई भी दूसरा प्रतिद्वंदी नहीं है। आगे सवाल संख्या 8 है, बहुजन समाज पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा कांशीराम के नेतृत्व में है और बहुजन समाज पार्टी का गठन होता है। नवा सवाल है, विक्रेता अथवा दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है किस आधार पर? अधिक कीमत लेकर, मिलावटी वस्तुएं देकर, वजन कम करके या उपयुक्त सभी? तो आपको उपयुक्त सभी कारणों के द्वारा विक्रेता अथवा दुकानदारों द्वारा है उपभोक्ताओं का क्या किया जा रहा है? शोषण किया जा रहा है। आगे 10वां सवाल है, ऋण की शर्तें के अंदर आता है ब्याज दर, इसके अलावा समर्थन ऋण, आधार या आवश्यकता कागजात, उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। आगे सवाल है, भारत में पहला सीमेंट उद्योग कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो इसका सही आंसर है चेन्नई के अंदर लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? पहला जो सीमेंट उद्योग कारखाना है वो चेन्नई के अंदर लगा था। आगे 12वां सवाल है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले निवेश को क्या कहा जाता है? विदेशी निवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विदेशी निवेश कहा जाता है। आगे दूसरा सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इस प्रकार से आपसे 6 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे और हर एक रिक्त स्थान 1 नंबर का है। तो पहला है, ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से उनको छोड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्टेपलर कहा जाता है। क्या कहलाता है? स्टेपलर कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से उनको छोड़ता है स्टेपलर कहलाता है। दूसरा है, 19वीं सदी की मजदूरों की अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का भी नाम दिया था। तीसरा है, भारत में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। चौथा है, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। पांचवा है, भारत में नवंबर 2016
में 500 और 1000 के करेंसी नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया था। ठीक है, कब? नवंबर 2016 में। नेक्स्ट है, भारत में 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ था। कब? 1960 के दशक में। आगे अति लघुतरात्मक प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है, तीसरा प्रश्न, इसके अंदर पहला प्रश्न है, आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है, किसने? योहान गुटेनबर्ग ने है आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का क्या किया था? आविष्कार किया था। दूसरा है, प्रथम विश्व युद्ध कौन से दो गुटों के बीच लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है, प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था। तीसरा सवाल है, आदि औद्योगिक व्यवस्था से किसानों को क्या लाभ हुआ? कोई एक लाभ लिखिए। तो इसका सही आंसर है, आदि औद्योगिक व्यवस्था से किसानों की आय के अंदर क्या होती है? वृद्धि होती है। चौथा सवाल है कि रेशम किस प्रकार प्राप्त होता है? तो रेशम के कीड़ों को पालन से प्राप्त होता है, रेशम है, और रेशम कीड़ों के पालन से वो प्राप्त होता है। ठीक है, आगे सवाल संख्या 5 है, यहाँ पर भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था बाढ़ का नियंत्रण करना। क्या करना था? बाढ़ का नियंत्रण करना था। ठीक है, आगे सवाल संख्या 6 है, भारत के 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायुपतनों के नाम लिखिए। ठीक है, तो पहला वायुपतन हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन कोलकाता, और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। तो ये दोनों आप नाम याद रखें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता के अंदर, और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, दोनों के आप नाम याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, किस शासन प्रणाली में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक सुरक्षित रहती है? तो इसका आंसर है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंदर है वो व्यक्ति की जो गरिमा है वो सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट सवाल है, लोकतांत्रिक राजनीति किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है, लोकतांत्रिक राजनीति वह होती है जिसमें नित्यकालीन चुनाव हो और नागरिकों को उनके अधिकारों की गारंटी हो। अगला सवाल है, लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती से क्या आशय है? लोकतंत्र की जो स्थापना की चुनौती से आशय है लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ना। क्या है? लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ना। आगे सवाल है हमारा कि प्राथमिक क्षेत्र की कोई 2 गतिविधियों का उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर पहली जो 2 गतिविधियाँ कृषि कार्य हो गया और मछली पकड़ना, ये क्या है? प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियाँ है। नेक्स्ट है, द्वितीयक क्षेत्र से आप क्या आपका क्या अभिप्राय है? तो इसका आपको लिखना है कि द्वितीयक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। और आगे सवाल है, मानव विकास सूचकांक के किन्हीं 2 सूचकों के नाम लिखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा। कौन कौन से? स्वास्थ्य और शिक्षा है। ठीक है साथियों, आगे आपसे 4 से लेकर के 16 तक है वो 50 शब्द सीमा के अंदर लघुतरात्मक प्रश्न दिए गए हैं। जहाँ पर चौथा प्रश्न है, ग्रीम बंधु कौन थे और उन्होंने जर्मन राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में है क्या योगदान दिया था? तो ग्रीम बिंदु यानी जैकब ग्रीम और विल्हेल्म ग्रीम, ठीक है, जर्मनी के निवासी थे। उन्होंने अनेक पुराने लोक कथाएं इकट्ठी की और उनका विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथाएं हैं, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक, लोक कथाएं इकट्ठी की है वे बच्चों और बड़ों में समान रूप से पसंद की जाती थी। और बाद में दोनों भाई उदारवादी राजनीति में सक्रिय हो गए थे। तो ग्रीम बिंदु ये जर्मनी के क्या थे? निवासी थे, जिनका अलग अलग नाम आपको याद रखना है। उन्होंने पुरानी लोक कथाएं इकट्ठी की और उसके बाद उन लोगों के अंदर विश्वास भरा जो बच्चों और बड़ों को है वो समान रूप से पसंद आई थी। और उसके बाद में उन्होंने दोनों भाइयों ने उदारवादी राजनीति के अंदर सक्रिय योगदान दिया। 5वां सवाल है, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था? तो आपको लिखना है, रेशम मार्ग से अनेक वस्तुओं का व्यापार होता था। इस मार्ग से चीनी रेशम तथा पोल्ट्री, भारत व दक्षिण पूर्व एशिया से कपड़े
तथा मसाले विश्व के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोना चांदी जैसी बहुमूल्य दक्षिणी इसी है मार्ग से यूरोप से एशिया पहुंचती थी। रेशम मार्ग द्वारा व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता था। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको लिखना है रेशम मार्ग के बारे में। आगे संकटग्रस्त जातियां क्या होती है, कोई दो उदाहरण दीजिए। ठीक है साथियों, तो संकटग्रस्त जातियां वह जातियां जिनके विलुप्त होने का खतरा है, संकटग्रस्त जातियां कहलाती है। यदि विषम परिस्थिति में अभी भी जारी रहती है तो इन जातियों को है जीवित रहना कठिन है। ये जातियां हैं काला हिरण हो गया, जैसे मगरमच्छ हो गया, भारतीय जंगली गधा हो गया, शेर हो गया, बिना पूंछ वाला बंदर हो गया, संगाई मणिपुरी हिरण इत्यादि है वो संकटग्रस्त जातियां हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल है। 7वां सवाल है, आपके मतानुसार बांध कैसे उपयोगी है। ठीक है, आपके विवेक पर लिखना है। तो आपको लिखना है, बांधों द्वारा जल संरक्षण एवं बाढ़ नियंत्रण किया जाता है, साथ ही सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति की जाती है। दूसरा कारण लिखना है कि बांध है वो विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, मनोरंजन, आंतरिक नौ संचालन एवं मत्स्य पालन के लिए भी उपयोगी होते हैं। तो हमारे मतानुसार जो बांध के क्या कौन कौन से उपयोग है वो आपको लिखने हैं। आगे 8वां सवाल है कि गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो गेहूं की खेती के लिए कौन सा मौसम अच्छा है, कौन सी ऋतु अच्छी है, कौन सी टाइम अच्छी है और कितनी वर्षा होना जरूरी है, कौन सी मिट्टी अच्छी है, इनके बारे में आपको भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में लिखना है। तो गेहूं की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है और इसके लिए समान रूप में वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। जलोढ़ मृदा और चिकनी मृदा गेहूं के लिए है वो खेती के लिए आवश्यक या अधिक उपयुक्त होती है। तो यह है गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक स्थितियां। ठीक है, आगे 9वां सवाल है, सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। ठीक है, तो आपको लिखना है, सीमांत सड़कों ने दुर्गम क्षेत्रों में सेनाओं की आवाजाही की सुगमता बढ़ाई, उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक कार्यों को संपन्न करने में सहायता प्रदान की तथा ये सड़कें इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में सहायक हुई है। ठीक है, तो यह सीमांत सड़कों का महत्व रहा है। आगे 10वां सवाल है, जाति समूह से आप क्या समझते हो या जाति समूह से क्या आशय है। तो आपको लिखना है, किसी भी जाति समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उत्पत्ति जो उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है, अर्थात जब किसी जाति की शारीरिक बनावट एवं संस्कृति आदर्श समान होते हैं तो वह जाति समूह कहलाता है। आगे 11वां सवाल है, सामाजिक विभाजन और राजनीतिक किस प्रकार अंतर संबंधी है, वह क्या करें। तो आपको लिखना है, लगभग सभी लोकतंत्र में अलग अलग राजनीतिक दल एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं तथा अधिक से अधिक वोट प्राप्त करने के लिए प्रयास में बहुत से वायदे करते हैं और किसी विशेष समूह के पक्ष में बोलते हैं ताकि वह उनके पक्ष में मतदान करें। अतः स्पष्ट है कि लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन तथा राजनीतिक विभाजन है वो परस्पर अंतर संबंधित है। ठीक है साथियों, तो ये आपको बताना है। आगे 12वां सवाल है, आपके मतानुसार वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह में क्या अंतर है। तो आपको लिखना है कि वर्ग विशेष के हित समूह होते हैं जो समाज के किसी खास समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे मजदूर संघ, व्यवसाय संघ आदि, और दूसरी तरफ जन सामान्य के हित समूह वह होते हैं जो सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें लोक कल्याणकारी समूह भी कहते हैं, जैसे मानवाधिकार संगठन। तो यह होता है आपके विशेष के हित समूह और विशेष वर्ग के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह में अंतर है। आगे 13वां सवाल है, विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं। तो आपको लिखना है कि विकास की धारणीयता का तात्पर्य है विकास के स्तर को ऊंचा और ऊंचा उठाने
तथा वर्तमान विकास के स्तर को भावी पीढ़ी हेतु बनाए रखने से है। ठीक है, ताकि वह भी बेहतरीन जीवन जी सके। इस हेतु संसाधनों को सोच समझकर उपयोग करना, विकास की धारणीयता से पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन को भी बल मिलता है। ठीक है, धारणीयता का अर्थ होता है साथियों की जो विकास के स्तर को और ऊंचा उठाते हुए वर्तमान विकास के स्तर को भावी पीढ़ी हेतु बनाए रखने से है। ठीक है, जैसे जल हो गया, तो जल का उपयोग हम हमारे जीवन में ठीक तरीके से करें ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जल की है अच्छी मात्रा में एवं शुद्ध जल की उपलब्धता रहे। तो यही क्या है, धारणीयता है। ठीक है साथियों, आगे सवाल संख्या 14 है, संगठित और असंगठित क्षेत्र में कोई दो अंतर लिखिए। ठीक है, तो संगठित क्षेत्र में श्रमिकों को नियमित रोजगार उपलब्ध होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को रोजगार के संबंध में असुरक्षा रहती है। और दूसरा कारण लिखना है, संगठित क्षेत्र में प्राय सरकार का नियंत्रण होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो ये अंतर है संगठित और असंगठित क्षेत्र में। ठीक है, आगे सवाल संख्या 15 है, भारत में औपचारिक क्षेत्र के साख के किन्हीं दो से स्रोतों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो भारत में औपचारिक क्षेत्र, ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है। साख के दो स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला लिखना है आपको, बैंक द्वारा लोगों को लंबे समय तक कम ब्याज दर पर ऋण, ठीक है, उपलब्ध कराया जाता है और इन पर भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रण होता है। दूसरा है सहकारी समितियां। सहकारी समितियां कम ब्याज दरों पर कृषि कार्य हेतु तथा अन्य प्रकार के कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। तो बैंक और सहकारी समितियां हैं भारत के औपचारिक क्षेत्र के दो क्या है, शाखाएं कह सकते हैं हम। ठीक है ना, तो दोनों के आप बारे में लिख देना। आगे 16वां सवाल है, उपभोक्ता को प्राप्त कोई दो अधिकारों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो पहला अधिकार है सूचना पाने का अधिकार। ठीक है, तो उपभोक्ता को उत्पाद की किस्म, मात्रा, कीमत, उत्पादन तिथि आदि की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। और दूसरा है क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। प्रत्येक उपभोक्ता को सुने जाने का अधिकार प्राप्त है ताकि वह उत्पादकों से क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सके। ठीक है, तो दोनों आपको अधिकार याद रखना है, सूचना पाने का अधिकार और क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। ये किन के अधिकार है, उपभोक्ताओं का प्राप्त अधिकार है। आगे 17 से 20 तक आपके हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इसको आपको 100 शब्दों के अंदर लिखना है। ठीक है, तो 17वां सवाल है, जोले वेराइन संघ की विशेषताएं लिखिए। तो जोले वेराइन संघ की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से थी। पहली विशेषता है जोले वेराइन संघ एक शुल्क संघ था। ठीक है, दूसरी है प्रसा की पहल पर 1834 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, जोले वेराइन संघ की। तीसरी विशेषता आपको लिखनी है, जोल वेराइन संघ का उद्देश्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना था। और चौथी विशेषता है, जोल वेराइन संघ की ने आर्थिक अवरोधों को प्राप्त कर दिया और आर्थिक अवरोधों को समाप्त कर दिया था। ठीक है, और मुद्राओं की संख्या 2 कर की, जबकि इसकी पहले 30 से ऊपर मंजूरी मुद्राएं ऊपर है और मुद्राएं थी। ठीक है, तो ये थे आपके जोले वेराइन संघ की विशेषताएं। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे आपसे सवाल पूछा जा रहा है, व्यक्तिगत संसाधन तथा सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको लिखना है, व्यक्तिगत संसाधन वह संसाधन जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। गांवों में अनेक किसानों के पास स्वयं के निजी स्वामित्व वाली भूमि होती है, जिनके बदले वे सरकार को लगान चुकाते हैं। शहरों में भी लोग भूखंड, मकान व अन्य जायदाद के स्वामी होते हैं। निजी बाग, चारागाह, तालाब और कुआं को जल आदि निजी स्वामित्व वाले संसाधन हैं। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन यानी वह संसाधन जो कि समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं।
गांव की समिलात भूमि हो गया, तालाब हो गया तथा नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, इसके अलावा खेल के मैदान आदि सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन होते हैं। ठीक है, तो ये अंतर होता है व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन में। ठीक है, आगे आपके 19वां सवाल है, स्पष्ट कीजिए कि आज की जाति आर्थिक हैसियत के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपको लिखना है जाति आर्थिक हैसियत के निर्धारण में आज भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यथा पहला लिखना है, औसत आर्थिक हैसियत अभी भी जाति व्यवस्था यानी वर्ण व्यवस्था के साथ गहरा संबंध दर्शाती है, क्योंकि ऊंची जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है, दलित और आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सबसे खराब है, जबकि पिछड़ी जातियां बीच की स्थिति में है। दूसरा लिखना है, हर जाति में गरीब लोग हैं, लेकिन गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों में ज़्यादा बड़ी संख्या सबसे निचली जातियों के लोगों की है। ऊंची जातियों की में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम है और पिछड़ी जातियों की स्थिति बीच की है। तीसरा लिखना है, आज सभी जातियों में अमीर लोग हैं, लेकिन यहाँ भी ऊंची जाति वालों का अनुपात ज़्यादा है और नीची जातियों वालों का अनुपात कम है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है अगला सवाल 20वां, वैश्वीकरण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका के 3 आधारों को है स्पष्ट कीजिए। तो आपको लिखना है, वैश्वीकरण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका। वर्तमान में दूर संचार, कंप्यूटर तथा इंटरनेट के कारण वैश्वीकरण में तेजी आई है। यथा दूर संचार सुविधाओं जैसे टेलीग्राम हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल फोन, फैक्स आदि का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने तथा दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, कंप्यूटरों ने भी वैश्वीकरण को गति प्रदान की है। जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटरों का प्रवेश है। तीसरा है, इंटरनेट से तो स्थितियां बिल्कुल बदल गई है और इससे पूरे संसार की जानकारी घर बैठे प्राप्त की जा सकती है तथा बांटी जा सकती है और इससे हम तत्काल ईमेल भेज तथा प्राप्त कर सकते हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से ही हम आज ऑनलाइन क्लास लेकर के आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये सब रचना इंटरनेट की है। ठीक है साथियों, तो ये 20 सवाल छोटे थे। इसके अलावा 21-22 तक आपके बड़े प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और आपको इसकी PDF है हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दी जाएगी, उसे आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। 21वां प्रश्न है, इतिहास की पुनर्व्यवस्था ने किस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना पैदा की और इसकी क्या समस्या थी। अथवा के अंदर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता उन्मूलन करने के लिए क्या क्या कार्य किए। आगे सवाल है हमारा नेक्स्ट है 22वां सवाल, भारतीय संघीय व्यवस्था के 4 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, भारतीय संघीय व्यवस्था के 4 प्रमुख विशेषता। और इसके अथवा में सवाल है, भारतीय संघवाद किस प्रकार कार्य करता है। तो ये इसकी संपूर्ण PDF है, आपको है भेज दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, उसे आप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको अच्छा फायदा हो। और अगला सवाल आपके मानचित्र का है। ठीक है, यहाँ पर आपको मानचित्र दिया गया है, दोनों मानचित्र अथवा के अंदर आएंगे और इनको आपको भरना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपको भरी हुई मिल रही है, आपको दिख रहा होगा, इसको आप आसानी से भर लेना। दोनों अथवा के अंदर मानचित्र है। तो साथियों ये आपको दिख रहा है मानचित्र। नरोरा कहाँ पर है? नरोरा आपके कहाँ है? UP के अंदर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर आपका नरोरा स्थित है। इसके आगे बात करूं मैं तलचर की, तो तलचर कहाँ पर स्थित है? ये क्या है? उड़ीसा के अंदर तलचर स्थित है। इसके अलावा तारापुरा आपके महाराष्ट्र के अंदर है और नवेली कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, इस प्रकार से अथवा के अंदर जो मानचित्र था उसका सही आंसर है। यहाँ पर आप इस मानचित्र के अंदर दिया गया है, पहला दिया गया गया। गया कौन से राज्य के अंदर स्थित है? बिहार के अंदर स्थित है। दुर्ग कौन से के अंदर है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। नेल्लोर कौन से राज्य के अंदर स्थित है? आपके आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। और मारम गोवा है वो किस राज्य के अंदर है? गोवा राज्य के अंदर स्थित है। ये आपको बहुत कंफ्यूज करने वाला विषय है। ठीक है, इसको मैं थोड़ी ढंग से आपको बताना चाहूँगा। ये साथियों
आपके गोवा राज्य कौन सा, ये इतना सा छोटा सा, इसको ध्यान में रखना। अगर मारम गोवा पूछा भी जा सकता है, इंपॉर्टेंट है और आपको गोवा के अंदर भर के आना है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा साथियों? अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हम आपके लिए बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और आप भी लगातार मेहनत कीजिए, आपका निश्चित रूप से अच्छा नाम होगा। जैसा कि विवेकानंद ने कहा है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो। ठीक है, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। आप लगातार अच्छा है वो संघर्ष करते रहे। कभी भी खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप लगता है। खुद को कमज़ोर समझना भी नहीं चाहिए कि मैं विश्व की एक ऐसी शक्ति हूँ जो विश्व को बदल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बगैर आप विश्व को नहीं, परिवार को भी नहीं बदल सकते हो। तो लगातार अच्छी मेहनत कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहें। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।